एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए थे। अभी हमें अपना टॉपिक कौन सा कंटिन्यू करना है? हमें कंटिन्यू करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, और इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करके फुल चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखी है जहाँ इससे प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लास 12 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ से आप सभी चैप्टर पढ़ सकते हो, आपकी क्लास 12 ज्योग्राफी के दोनों ही बुक्स के इन डिटेल। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को समझना है तो उसके लिए आपकी बुक में एक बहुत ही क्लियर सा टेबल गिवन है। यहाँ पे मैं इसका फोटो भी लगा देती हूँ जिससे आपको और क्लियरली दिखाई दे जाए। बेसिकली क्लासीफाई कैसे करी जाती है इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं उनके साइज पे, यानी कि वो कैसी हैं, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज। अभी डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। देन करते हैं उनके रॉ मटेरियल पे, यानी कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, या फिर वो मिनरल बेस्ड है, या फिर वो केमिकल बेस्ड है, फॉरेस्ट से आ रहा है, या एनिमल से आ रहा है। रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्ट बना है उसका रॉ मटेरियल, जैसे कि आटा है, आटे का रॉ मटेरियल क्या है, गेहूँ, जो एग्रीकल्चर से आ रहा है। यहाँ पे अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर, जो एक मिनरल है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। तो इस तरीके से हमने रॉ मटेरियल पे क्लासीफाई करा है। नेक्स्ट हमने करा है आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट पे। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट पे होती है एक बेसिक इंडस्ट्री जो बेसिक प्रोडक्ट बनाती है, एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री जो डायरेक्ट कंज्यूमर की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, अभी डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। लास्ट आता है हमारा ओनरशिप पे, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स आते हैं। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द साइज। अब साइज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगा है। साइज में क्लासीफाई कैसे करेंगे, अगर हमें किसी इंडस्ट्री को कहना है कि बताओ भैया ये कौन सी वाली इंडस्ट्री होगी, हाउस होल्ड होगी, स्मॉल होगी या फिर लार्ज स्केल होगी, तो सबसे पहले उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करा गया है वो देखेंगे हम। ठीक है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है तो मतलब ऑब्वियसली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। अगर मैं कहूँगी बहुत मिनिमम पैसा लगा है, बस घर के जो सेविंग्स जोड़ के बनाया गया है, तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री हो गई। अगर मिनिमम पैसा बोलेंगे तो हमारी हो जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दूसरा आता है वर्कर्स एम्प्लॉयड। ये देखते हैं कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड है। अगर हम कहें लार्ज स्केल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, बहुत सारे वर्कर है, बड़ी सी फैक्ट्री है, वहाँ पे काम हो रहा है, तो वो हो गई लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि हाँ सेमी स्किल्ड लेबर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो स्मॉल में आती है। अगर मैं कहूँ घर के ही लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अपने घर में उन्होंने अपना कुछ सिस्टम बना लिया और वो वहाँ पे जो है कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो हाउस होल्ड में आता है। तो पहले देखेंगे कैपिटल, देन देखते हैं लेबर कितनी है। ठीक है, इस सब चीज़ों को, और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कितना प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जैसे कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें, बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिनिमम प्रोडक्शन करें, या ऐसा प्रोडक्शन करें कि बस घर में ही थोड़ा बहुत सामान बनाया है, जैसे कि घर वालों ने डिसाइड करा चलो भैया बास्केट मेकिंग की फैक्ट्री बनाते हैं, बास्केट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। बैम्बू लाए, बास्केट्स बनाई, एक दिन में अपनी 5-6 बास्केट बना ली, पूरे महीने में 15-20-50 बास्केट बना लेते हैं और उसे बाजार में जाके बेच देते हैं। वो होती है हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिसमें घर के लोग ही सिंपल इनपुट्स लगा के अपने घर के बाहर ही, अपने घर के बैकयार्ड में, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स ही मिलकर कुछ सामान रेडी कर लेते हैं, जो आसपास के मार्केट में बेच के जो है वो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। वो आ जाता है हाउस होल्ड इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत मशीनों का भी यूज़ होता है, बट प्रोडक्शन स्मॉल स्केल ही होता है। थर्ड आता है लार्ज स्केल, जिसमें बहुत हैवी वाला प्रोडक्शन होता है हमारा, बहुत ही लार्ज स्केल पे। तो सिंपल इस तरीके से आपको समझना है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप समझ गए। अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री में भी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड, कॉटेज या फिर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। हाउस होल्ड का एक सेकंड नेम भी है, दैट इज कॉटेज। तो सबसे पहले आपको पढ़ाती हूँ हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री। ये स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। इसमें जो आर्टिसंस है ये लोकल मटेरियल यूज करते हैं और सिंपल टूल, जैसे मैंने आपको बैम्बू वाली बास्केट का एग्जांपल दिया। कोई भी चीज़ जैसे हाथ से चलने वाले पंखे हो गए, वो थोड़ी बहुत रॉ मटेरियल इकट्ठे करते हैं, सारे घर के फैमिली मेम्बर्स हो गए, या 1-2 फैमिली के लोग हो गए, या बहुत हाउस में अपने बैठ के जो है छोटे लेवल पे जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आसपास के बाजारों में ही बेच देते हैं। ठीक है, यूजुअली इसमें सिंपल एवरीडे गुड्स होते हैं यूज़ के। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा हाथ से चलने वाला पंखा हो गया, बैम्बू वाली बास्केट हो गई, समथिंग लाइक दिस। फिनिश गुड्स, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो कंजम्पशन का हो जाता है, या तो घर के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं, या लोकल विलेज में इधर उधर जो है वो बेच देते हैं उनको। ठीक है, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट विल मच इन्फ्लुएंस। अब ऐसी वाली में ना हाउस होल्ड इंडस्ट्री समझ लो आप, ये घर है, ये देखो ये लेडीज़ बैठ के क्या बना रही है, ये बैम्बू की बास्केट बना रही है। यहाँ बैठ के सब लेडीज़ ने अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, बैम्बू की बास्केट बना रही है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रेडी हुआ, पास के मार्केट में बेच लेंगे, प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे आपस में। ये हो गई हमारी हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसमें जितना ना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आसपास की मार्केट में ही ये बेचने चल जाती है, और इनके गुड्स भी बहुत ही सिंपल होते हैं, जिन्हें हैवी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया हमारा कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू
नॉट फील मच इन्फ्लुएंस एज दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस। बहुत लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस होती है, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सम कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं, आपको प्रोडक्ट भी लर्न कर लेने, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में क्या बनता है, फूड स्टफ बन जाता है, फैब्रिक बन जाते हैं, कपड़े बना रहे हैं, जैसे कि शर्टें बना ली, कपड़ा ले आए, शर्ट सिल दी उनकी, ठीक है, या फिर आप मान लो मैट्स बना ली, घर में जो चटाई होती है ना बेचने की वो बना ली, कुछ कंटेनर बना लिया, टूल्स बना लिया, जूते बना लिए, बास्केट वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ये सब हो जाते हैं इनके क्या, इनके प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं। कुछ होते हैं जैसे कि ये लोग आर्टिकल्स भी बना देते हैं, जैसे कुछ पॉटरी बना दी, ठीक है, आर्टिक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ना, क्ले के स्टोन के, वो बना दिए और वो ये जो है आसपास की मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वुड से देखो स्पेशल एग्जांपल दे रखा है जो मैंने आपको बताया था, सम आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर मेड आउट ऑफ बैम्बू। वो मैंने आपको बैम्बू वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में बैम्बू लेते हैं, वुड लेते हैं और घर पर ही जो है जो आसपास के लोग होते हैं मिलकर क्या करते हैं, जितने भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बास्केट बनाई, पंखे बना दिए और उसको इधर उधर बेच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं हम अपना स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हाउस होल्ड से डिफरेंट होती है। ये मत सोचना उस हाउस होल्ड में भी बहुत छोटे लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था, स्मॉल स्केल में भी रहा, नहीं। स्मॉल स्केल इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसकी प्रोडक्शन टेक्निक अलग होती है और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ मैंने आपको बताया हाउस होल्ड इंडस्ट्री में वो अपने घर के बैकयार्ड में ही या अपने घर में ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे कोई ना कोई उनके पास अपना वर्कशॉप ज़रूर होती है, चाहे वो घर के बाहर ही हो, वर्कशॉप टाइप मेंटेन्ड होती है, वहाँ पे काम चल रहा होता है। और मशीनों का भी यूज़ होता है, जैसे कि सेमी पावर ड्रिवन मशीन्स हो गई, आप देख सकते हो, और सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं, छोटी मोटी मशीनें भी होती हैं, उनसे काम हो रहा है। वहाँ पे जो है लोकल हाथ से ही ज़्यादातर आर्टिसंस काम कर रहे थे हाउस होल्ड इंडस्ट्री में। यहाँ पे पावर ड्रिवन मशीन्स भी होती हैं, सेमी स्किल्ड लेबर्स भी होते हैं और थोड़ी बड़ी जगह होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेसिंग पावर, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स हैं, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है हमारी कंट्री, तो यहाँ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गई गाइस हमारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पे, दैट इज़ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज से आप मतलब ही समझ सकते हो, लार्ज लेवल पे काम होगा। यहाँ पे जो सामान बनेगा वो लार्ज मार्केट में बिकने के लिए जाएगा। बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, कोल, हीट, सबकी ज़रूरत होगी इन्हें। स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर भी, इंजीनियर्स भी चाहिए, लेबर्स भी चाहिए, सब चाहिए इन्हें। एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए इन्हें। और इन मास प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ह्यूज लेवल प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक शहर का या पास वाले गाँव का बिकने के लिए सामान यहाँ पे बनता नहीं, ह्यूज लेवल प्रोडक्शन होता है। दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स में ये डेवलप हुई है, यूके में, यूएसए में, यूरोप में। और अब हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो रखा है बिटवीन द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वाली कौन सी होती है और हाई टेक्नोलॉजी वाली कौन सी होती है वो पढ़ते हैं। अब आगे जो है गाइज, ये जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको भी हमने फर्दर 2 प्लेसेस में क्लासीफाई कर दिया है, बट ये क्लासिफिकेशन समझो आप क्यों करा है। अब एक लिखा है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स विच आर थिकली क्लस्टर्ड इन फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि लास्ट 200 ईयर्स से ही जो है ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी। तो शुरुआती दौर में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ डेवलप हुई थी, इन कंट्रीज़ में, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए हो गया, यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, यहाँ पे डेवलप्ड हुई थी। तो जो ये पहले ज़माने वाली थी ना, जो पहले ज़माने में लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी वो सेटल हो गई थी, उनको हमने क्लस्टर यानी कि एक साथ जो है टुगेदर फॉर्म कर दिया है और उनको हम रेफर कर देते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ तो बहुत सालों से ट्रेडिशनली जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है इन डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम डेवलप कंट्री हो गई हमारी, यूएसए डेवलप्ड कंट्री हो गई और यूरोप के काफ़ी सारे देश क्या है डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे जो पहले से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उन्हें ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमने क्लासीफाई कर दिया है। यहाँ बहुत ह्यूज लेवल पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी यूज़ हो रही है, बहुत सारे लेबर से बढ़िया लेवल का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब खाली ये बड़ी बड़ी कंट्रीज ही थोड़ी प्रोडक्शन करती रहेंगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, या फिर आपको लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्शन यूनिट्स इंस्टॉल होनी शुरू हो गई। जैसे कि बाहर की यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा इंडिया में और चाइना में जाके अपने प्लांट लगा देती है। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना में उन्हें सस्ता लेबर मिल जाता है, लैंड भी सस्ते में मिल जाता है, तो वो यहाँ आके अपनी फैक्ट्री लगा देती है, यहाँ आके अपना प्रोडक्शन
प्रोडक्शन यूज़ करना बनवाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे क्या हुआ, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनमें भी जो है यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो गई हैं और उनको हमने हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। जो ये सेकंड वाली है इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ये बड़े बड़े देश हैं वहाँ से लोग आते हैं हमारी कंट्रीज़ में आके जो है कंपनीज़ अपनी लगा देते हैं, फैक्ट्रीज़ अपनी लगा देते हैं, इंडस्ट्रीज़ अपनी लगाते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं उनको हमने जो है क्लासीफाई कर दिया है विच हैव डिफ्यूज इनटू लेस डेवलप्ड कंट्री। तो अगर हम सिंपल देखें तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल कौन सी, जो पहले से ही मोर डेवलप्ड कंट्री में बहुत सालों से इस्टेब्लिश्ड हैं, दे आर रनिंग, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट होनी शुरू हो गई इनटू द लेस डेवलप्ड एरिया और उनको हमने क्लासीफाई कर दिया हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। फीचर्स सभी के वही होंगे, क्या है, लार्ज स्केल है तो बहुत कैपिटल होगी, लार्ज मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, वेरियस रॉ मटेरियल हो सकते हैं। ये नहीं रॉ मटेरियल आसपास से ही आ रहा है कि बैम्बू आ गया और ये आ गया, आटा ले लिया और उससे जो है कुछ बना दिया, नहीं। यहाँ पे लार्ज स्केल पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, इधर उधर से, बहुत दूर से भी आते हैं, पास से भी आते हैं। इनॉर्मस एनर्जी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, स्पेशलाइज वर्कर इंजीनियर्स भी होते हैं, लेबर्स भी होते हैं, स्किल्ड भी होंगे, अनस्किल्ड भी होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और बहुत बड़ी असेंबली लाइन होती है, बड़े बड़े भैया इनपुट्स लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, वहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, मास प्रोडक्शन होता है, लार्ज कैपिटल, पैसा बहुत लगता है, ठीक है। फर्दर क्लासीफाई कर दिया हमने इसको ट्रेडिशनल लार्ज स्केल और हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल, ठीक है। अब ट्रेडिशनल से अगर हम आगे चल के जब नई नई जगहों पे जब इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे तो हाई टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी ना, आपने देखा दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, तो सेकंड वाली को हमने हाई टेक्नोलॉजी भी कह दिया है। नेक्स्ट हुआ आपका गाइस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया, पहला होता है एग्रो बेस्ड, दूसरा होगा मिनरल बेस्ड, तीसरा है केमिकल बेस्ड, फोर्थ है फॉरेस्ट बेस्ड एंड फिफ्थ है एनिमल। तो पहला क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सिंपल, आप एग्रो बेस्ड नाम से समझ जाओ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा, बुक में मेंशन है फील्ड या फिर फार्म से आएगा हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। अब उस रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस करके एक फिनिश गुड बना दिया जाता है जो शहरों में, गाँव में, हर जगह बेचा जाता है, ठीक है। सिंपल से अगर हम एग्जाम्पल लें, फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, फ्रूट्स आएंगे एग्रीकल्चर के थ्रू एक्सट्रैक्ट होकर, उससे क्या बना दिया हमने, जैम बना दिए, उसके जूसेस बना दिए, उनको पैक कर दिया और वो हर जगह बिकने वाले हैं, ठीक है। शहरों में भी बिकेंगे और गाँव में भी जाके जो है वो सब चीज़ें बिकेंगी। सिंपल आप बात करो, वीट ले लिया हमने, वीट से क्या करा, आटा बनाया, आटा को जो है हर जगह बेचा जाएगा, शहर में भी और हमारे गांव के मार्केट्स में भी। तो ये जो सिंपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम यूज़ करके जो बनाते हैं, अपना क्या एक रॉ मटेरियल होता है जो एग्रीकल्चर से आ रहा होता है, उससे जो हम ना फाइनल गुड बनाते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है गाइज, उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं, लिंक्ड होती हैं इनसे। क्यों? बिकॉज ये जो जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उनका रॉ मटेरियल भी कहाँ से आ रहा होता है, एग्रीकल्चर से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शुगर की, चीनी बननी है, तो चीनी किससे बनती है, चीनी गन्ने से बनती है, शुगर केन से बनती है, तो शुगर केन हम हार्वेस्ट करते हैं फार्म से, ठीक है। नेक्स्ट हो गया पिकल, पिकल किसी भी चीज़ का, जैसे आम का अचार डालना है आपको, तो उसके लिए आम कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे। फ्रूट जूसेस हो गए, जूस बनाने हैं, जूस बनाने के लिए फ्रूट कहाँ से आएंगे, तो ये एग्रो बेस के साथ लिंक्ड होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जूस बनाने के लिए फ्रूट कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर के थ्रू आएगा। बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी जो है बिल्कुल हमारी प्लांटेशन में आ जाती है, बहुत बड़े बिजनेस होता है ये टी एंड कॉफ़ी की प्लांटेशन करवाना। बट इनिशियली टी एंड कॉफ़ी का रॉ मटेरियल क्या है, टी लीव्स है, कॉफ़ी का, कॉफ़ी के बीन्स है, वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से एक्सट्रैक्ट करके आ रहा है, रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर ही हुआ। स्पाइसेस जो है, मसाले जो होते हैं, वो भी जो है रॉ मटेरियल जो है हमारा एग्रीकल्चर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उन स्पाइसेस को जो है हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, पैकेजिंग करके बेच देते हैं। कई स्पाइसेस जो होते हैं या फिर कई जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे तेल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। मस्टर्ड सीड्स होते हैं, मस्टर्ड सीड्स एग्रीकल्चर से आए, उनको हमने फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करा, प्रोसेस करा और उससे जो है तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल, और वो बेच दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है जिनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, टेक्सटाइल में भी। कॉटन का रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कॉटन टेक्सटाइल का, एग्रीकल्चर से। कैसे, कपड़े आपने जो कॉटन के पहने, उसमें कॉटन कहाँ से आई थी, सबसे पहले वहाँ बड़े बड़े खेतों पे जाया जाता है, वहाँ कॉटन की बॉल्स होती है, उन्हें प्लग करा जाता है और उन बॉल से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है, तब जाके हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से है, एग्रीकल्चर से है, इसलिए एग्रोबेस इंडस्ट्रीज़ में भी कंसिडर कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग का मैंने आपको बता दिया, देयर आर वेरियस टेक्निक जिससे हम फूड प्रोसेस करते हैं। एक टेक्निक है जैसे कि ड्राइंग हो गया, हमारे यहाँ पे बहुत एंशिएंट टाइम से फेमस है, सुखा लेना, जैसे पापड़ सुखा दिए जाते हैं ना, वैसे फर्मेंट करना, जैसे अचार डालने के लिए
फर्मेंटेशन का यूज़ होता है, ये हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से नोन है और ये जो है यूज़ भी करी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया गाइज एग्री बिजनेस। अब क्या है, कमर्शियल फार्मिंग भी होती है हमारे यहाँ पे प्लांटेशन के रूप में। बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जैसे टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन जो है आप कंसिडर कर लो, वहाँ फार्मर्स काम तो कर रहे हैं बट उसे चलाता कौन है, एक बड़े से बिजनेसमैन होते हैं, वो वहाँ आके उस फार्म में जो है प्लांटेशन कराते हैं और उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये क्या है, एग्री बिजनेस और फार्म्स मैकेनाइज्ड होते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे केमिकल्स का भी यूज हो जाता है एंड इनको हम एग्रो फैक्ट्रीज भी कह देते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है, मिनरल होता है, कोई टाइप का मिनरल होता है। सम इंडस्ट्री यूज फेरस मेटालिक मिनरल, कोई होते हैं जो फेरस मेटालिक मिनरल होते हैं, फेरस मेटालिक मिनरल जिनमें आयरन आता है, तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूज होती है। कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल यूज करते हैं। इसको जो मैंने हाईलाइट करा है, ये देखो, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड आ जाता है इसके अंदर, और ये वाले इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। तो जो फेरस मिनरल यूज करते हैं वो आयरन और स्टील हो गई, ठीक है। फेरस मिनरल पता है ना, आयरन आता है जिसमें, फेरस मिनरल वाले में आयरन एंड स्टील। नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं हमारे मेटालिक मिनरल्स, उसमें आ गया एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड हो गया हमारा। तो ये सेकंड हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। थर्ड हो गया हमारा, कोई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो डायरेक्ट नॉन मेटालिक मिनरल्स को यूज़ करती है, जैसे गाइस हमारे ग्रेनाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ये जो हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनसे भी फर्दर जो है प्रोडक्शन करती है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री और पॉटरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो 3 हो गए हमारे इसमें क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल पे। पहला था फेरस मिनरल का, फिर था नॉन फेरस मिनरल्स का, फिर हमारा आया नॉन मेटालिक मिनरल का। फेरस में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, नॉन फेरस में हमारी थी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, और नॉन मेटालिक में आ गई हमारी सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज। डन, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, बस एग्जाम में ऐसे ही क्लासीफाई कर देना है। थर्ड आता है हमारा केमिकल बेस, जिसका जो रॉ मटेरियल है वो केमिकल होगा। हमारा रॉ मटेरियल होता है जैसे कि केमिकल मिनरल्स, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम को हम फर्दर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जितने भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, जो एक मिनरल ऑयल है, ठीक है। सॉल्ट, सल्फर एंड पोटैश इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कुछ काफ़ी सारी बेस्ड होती हैं रॉ मटेरियल्स पे जो हम वुड एंड कोल से ऑब्टेन करते हैं। तो कोल क्या होता है, कोयला, ठीक है, वो उसमें कार्बन कंटेंट होता है, तो उसको यूज़ करके भी फर्दर प्रोडक्शन करा जाता है हमारा। नेक्स्ट हो गया गाइस हमारा सिंथेटिक फाइबर, जितने भी बनते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक हो गया, ये सब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है। लास्ट में आता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे सारा का सारा रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। सिंपल इसमें आप पेपर इंडस्ट्री का मान लो, वो बहुत सारी लकड़ी काटते हैं जंगलों में से और उसको जो है फर्दर प्रोसेस करते हैं, उससे पेपर। लाख इंडस्ट्रीज भी इसमें आ जाती है। गोंद जो होती है वो भी हम फॉरेस्ट से ही लेकर आते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जिनका मेजर रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है। फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए वो फॉरेस्ट से पेड़ काट के लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, जो है रॉ मटेरियल वो एनिमल के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है। जैसे लेदर हो गया, एनिमल का लेदर यूज़ कर लिया जाता है। और जो हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसमें एलिफेंट के टस्क, आइवरी का भी दे रखा है। टेक्सटाइल भी आप मान सकते हो, जो शीप होती है वो वूल रेयर करती है और उससे हम फर्दर जो है अपना वूल को फर्दर प्रोसेस करके जो है वुलन क्लोथ्स बना लेते हैं। तो लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री हो गया, वूल फॉर वुलन टेक्सटाइल हो गया, ये सब एनिमल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा पहला। अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन शुरू होगा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या फिर प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली हमारा 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है बेसिक इंडस्ट्री और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। जो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है पहले उसे पढ़ते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली जो है क्या आउटपुट बनाती है, जो प्रोडक्ट बनाती है वो क्या होती है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करते हैं, आप और मैं यूज़ करते हैं जिसको। जैसे कि एक इंडस्ट्री है जिसने बनाया बिस्किट, तो वो बिस्किट क्या है, डायरेक्ट मार्केट में आके बिकेगा, हम लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे। एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फर्दर उन्होंने फैब्रिक खरीद के, उन्होंने कपड़ा खरीद के उससे कॉटन बना दी, कॉटन की टी शर्ट्स बना दी, वो टी शर्ट हमने खरीद ली और हमने पहन ली, हमने उसका कंजम्पशन कर लिया है। एक इंडस्ट्री है जिसने क्या बना दिया, पेपर की नोटबुक्स बना दी हैं, रजिस्टर्स बना दिए, हमने उसे खरीदा और उसमें अपना काम करना शुरू कर दिया। ये हो गई हमारी डायरेक्ट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। बिस्किट बनाए एक फैक्ट्री में, बिस्किट ला के भेज दिए, हमने खरीद ली और हमने खा लिए। कॉटन की टी शर्ट्स बनाई, हमने मॉल से जाके खरीदी, दुकान से जाके खरीदी, पहन ली, कंज्यूम कर ली। पेपर से रजिस्टर्स फर्दर प्रोसेस कर दिए और हमने जो है वो खरीदी, उन पर अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। टीवी हो गया, जैसे टीवी बना होगा किसी जगह पे, वहाँ पे हमारे पास टीवी आया, हमने डायरेक्टली टीवी को खरीद लिया और उसे देखना, टीवी भी देखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब भैया ये जो बिस्किट मेकिंग है या फिर ये जो कॉटन मेकिंग इंडस्ट्री है, अब जहाँ पे बिस्किट बन रहा होगा, जिस फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा होगा, ज़रूर वहाँ पे कोई ऐसी मशीन होगी जो आयरन और स्टील की बनी होगी, जो बिस्किट बना रही होगी, चाहे उसमें कोई मोल्डर हो, मिक्सर हो, ठीक है। या फिर आप मानो कॉटन टेक्सटाइल, मेन एग्जाम्पल बुक में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिया। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जिससे जो है फैब्रिक बनाया जा रहा होता है। स्विंग मशीन हो गई, अलग अलग
टाइप की जितनी भी मशीनें हो गई, ठीक है, अब वो मशीन क्या हो गई, वो आ जाती हैं हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ में। तो जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट गुड्स बना रही है हमारे तुम्हारे मेरे जैसे कंज्यूमर के लिए, बट ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है ये मशीनरी बनाती हैं इन सभी टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये आयरन एंड स्टील आ जाता है इसमें, ये एक मशीन बनाएंगी, ठीक है, और उस मशीन को कॉटन टेक्सटाइल को बेच देंगी और वो कॉटन टेक्सटाइल उस मशीन का यूज़ करके हमारे लिए कॉटन के कपड़े बना देगी। तो बेसिक इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए गुड्स नहीं बनाती है, ये मशीनरी बनाती है बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए। समझ गए आप? तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ में वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो मेनली मशीनरी क्रिएट करती हैं बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए। इतना ही समझना है हमारे को, बेसिक वाली मशीन बनाती है बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाती है। यहाँ आप देख सकते हो, प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल, यानी कि बेसिकली मशीनरी बनाती हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मशीन बनाएगी, वो कोई मशीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खरीद लेगी और उस मशीन से क्लोथ्स बना देगी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, कंज्यूमर जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, आप ब्रेड लेकर आए आपने खा लिया, आप बिस्किट लेकर आए आपने खा लिया, आपने टी खरीदी बाजार से आपने जो है कंज्यूम कर ली, पेपर ले लिया आपने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट जो वो ब्रेड बनाने की फैक्ट्री थी, वो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री थी, वहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बड़ी सी मशीन लगी होगी जिसमें ब्रेड बनी होगी, जिसमें बिस्किट बना होगा, जिसमें जो है फर्दर मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी। वो मशीन कहाँ से आएगी थी, वो बेसिक इंडस्ट्री से आई थी, ठीक है। नेक्स्ट आया इंडस्ट्रीज बेसिस ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप में सबसे पहले आएगा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर याद कर लो, मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ऑपरेट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर ओन कौन करते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर करते हैं, मैनेज कौन करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करती है। थर्ड आ जाता है हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है या फिर आप कहो कंपनी जो है इसे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर चलाती हैं। अगर आपके पास कुछ एग्जांपल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एक कोई भी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का, यानी कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल है, जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलकर उस इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं। नेक्स्ट गाइस, तो अब हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी पढ़ लिया है। अब हमें ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बताया गया, कहाँ पे ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको हम हैवी इंडस्ट्रीज कह देते हैं, वो कौन से रीजन में लोकेटेड होती है। हैवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, जैसे बड़े बड़े आयरन ओर के पीसेस हो गए, बहुत सारा कोयला ट्रक में होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री तक पहुँचाया जाता है, वहाँ पे फर्दर प्रोसेस होता है चीज़ों का, रॉ मटेरियल का। तो ये बहुत हैवी इंडस्ट्री में आती है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचो, लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री के बारे में, सो आप इमेजिन कर सकते हो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनीज़ है, धुआं निकल रहा है, ब्लैक ब्लैक बिल्डिंग्स हो गई, इनको स्मोक स्टैक्स भी बोल दिया जाता है। इसलिए जैसे ये हो गए ना, ऐसा आप देख रहे हो पुराने ऐसे इंडस्ट्री, अगर हम सोचते तो हमारे दिमाग में यही पिक्चर आती है। ये होती है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनको यूजुअली लोकेट कहा जाता है कोल फील्ड के पास में। क्यों कोल फील्ड के पास में क्यों करा जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री में आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील बनता है। अब आयरन बनाने के लिए आयरन ओर चाहिए, तो आयरन ओर बनाने के प्रोसेस में कोयले की ज़रूरत पड़ती है, तो कोल फील्ड के आसपास में लगा दिया जाता है। या आयरन ओर जहाँ से निकल रहा है उसके पास में, जैसे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेटल स्मेल्टिंग भी होती है, हैवी इंजीनियरिंग की, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज अ स्मोक स्टैक्स, ठीक है। स्मोक स्टैक भी कहते हैं हम इन इंडस्ट्रीज़ को। अगर हम इन इंडस्ट्रीज़ के रीजन देखें, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये हैवी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे आयरन एंड स्टील हो गई, या टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गई, या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है, अगर इनका रीजन देखें तो इनके रीजन में क्या होता है, इसके आसपास के रीजन में बहुत सारे लोग सेटल्ड होते हैं और ये उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एक बड़ी सी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है जहाँ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहाँ आसपास में बहुत सारे लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। आसपास में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होती है, बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। बट वो लोग कैसे होते हैं, उनके घर काफ़ी आप देख सकते हो कि मतलब आप इस तरीके से मानो कि पुअर होते हैं, इन्फीरियर टाइप के होते हैं वो। जितनी उनकी अगर सैलरी होती है, जितनी उनको वेजेस मिलती है, उसके बेसिस पे वो अपना घर चलाते रहते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी हाउसिंग होती है, ऑफन इन्फीरियर टाइप होती है, एंड पुअर सर्विसेज होती है। नेक्स्ट, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होता है इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, बहुत पॉल्यूशन होता है, वेस्ट के हीप लगे होते हैं। आप एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया याद कीजिए या सोचिए जहाँ कोल से जो है आयरन ओर बन रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई, आसपास में क्या होगा, धुआं होगा, पॉल्यूशन होगी सारे में, और
वेस्ट हीप्स होगी। अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये जो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये जैसे जैसे डिक्लाइन हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो जनरेट हो रही है। ऐसे ही एक एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है एक ऐसे रीजन का, वो क्या है, रूर कोलफील्ड, जो एक हैवी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन है। कहाँ का, हमारे जर्मनी का है, और आज से नहीं है, बहुत ज़माने से, इवन जर्मनी का नहीं, पूरे के पूरे यूरोप का है। अब ये जो रूअर रीजन है हमारा, इसको रूअर कोलफील्ड भी बोला जाता है। यहाँ पे बेसिक क्या होता है, कोल एंड आयरन एंड स्टील आर फॉर्म for the basis of economy, but as the demand for coal declined the industry started shrinking। अब ये जो रूरल एरिया है, आप फोटो में देख सकते हो, इस एरिया में जो है कोल मिलता है गाइस, और उससे जो है कोल से आयरन एंड जो स्टील है उसको मैन्युफैक्चर करा जा रहा था। अब धीरे धीरे क्या है कि कोल के अलावा भी वेरियस टाइप के हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज आ गई है, तो ये इंडस्ट्री थोड़ी श्रिंक होने लगती है। इवन आफ्टर द आयरन ओर वॉज एग्जॉस्टेड। अब देखो ये रूरल रीजन है, यहाँ पे बहुत सारा आयरन था, धीरे धीरे करके इन्होंने सारा आयरन एग्जॉस्ट कर लिया, यानी कि धरती में से सारा का सारा आयरन निकाल लिया। तब भी यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगी हुई थी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलती रही। क्यों? क्योंकि आसपास की कंट्रीज से वहाँ वाटरवेज के थ्रू रूट पर अपना आयरन ओर को इंपोर्ट कर लेते थे और उस ओर से लोहा बना लेते थे, स्टील बना लेते थे। अगर मैं आपको सिंपल बनाऊँ तो ये रोल कोलफील्ड में क्या होता था, ये आयरन के जो ओर होता है, उस आयरन ओर से आयरन एंड जो स्टील है वो मैन्युफैक्चर कर दिया जाता था। ठीक है, अब ये जो आयरन ओर था पहले ही अपनी धरती में से ही निकालते थे, रूर कोलफील्ड की ही, और रूर कोलफील्ड में कोल भी मिलता था, तो ये आराम से अपना प्रोडक्शन कर रहे थे। धीरे धीरे कोल की भी डिक्लाइन होने लग गई वैल्यू, और या फिर आप कह सकते हो धीरे धीरे कोल की डिमांड डिक्लाइन हुई और इनका आयरन ओर जो है एग्जॉस्ट हो गया। बट तब भी इन्होंने अपनी स्टील इंडस्ट्री ये बंद नहीं करी। क्यों बंद नहीं करी इन्होंने ये इंडस्ट्री? क्योंकि आसपास से आयरन ओर जो है इंपोर्ट करवाना शुरू करवा देते हैं। जो ये रूर रीजन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। ये जो रूर रीजन है यहाँ पे 80% स्टील प्रोडक्शन होता है हमारे जर्मनी का। और अब धीरे धीरे सिंपल सी बात इस पॉइंट में ये बताई गई है, जब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें फ्यूचर बता रखा है रूअर कोलफील्ड का। ये जो रूअर वाला रीजन है, जो एक लार्ज हैवी स्केल इंडस्ट्रियल रीजन था, यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे जो है द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूअर इज लेस ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल एंड स्टील फॉर इच इट वॉज इनिशियली फेमस। पहले ज़माने में रूरल कोलफील्ड किसके लिए फेमस थी? स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। यहाँ पे कोल को यूज़ करके आयरन ओर को और स्टील बनाया जाता था और आयरन बनाया जाता था। बट धीरे धीरे अब इसको डिक्लाइन करके जो है वहाँ पे क्या ह्यूज ओपल कार असेंबली होने लग गई है। यानी कि कार्स, पता है ना आपको, जर्मनी की कार्स तो आपको पता ही हैं, तो वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं जो कार को असेंबल कर रही हैं, और नए नए केमिकल के प्लांट्स लग गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुलनी शुरू हो गई हैं। तो अब उस एरिया में चेंज आ गया। पहले बस इंडस्ट्री थी, बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। अब वहाँ कार असेंबलिंग के प्लांट लग गए हैं, केमिकल प्लांट्स लग गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, और काफ़ी सारे शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, और उसको हमने न्यू रोड लैंडस्केप बोल देते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है डिफाइन न्यू रोड लैंडस्केप। तो पहला रोड लैंडस्केप कैसा था? जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ और सिर्फ आयरन एंड स्टील की, उनसे बहुत पॉल्यूशन हुआ। धीरे धीरे आयरन और इनका खुद का भी श्रिंक हो गया, कोल भी डिक्लाइन होने लग गई डिमांड। बट इन्होंने क्या करा, वहाँ पे फिर अपना नया फ्यूचर लेकर आ गए रूरल एरिया में। वहाँ पे इन्होंने कार असेंबली करनी शुरू कर दी, केमिकल प्लांट्स लगा दी, यूनिवर्सिटीज़ बना दी। ठीक है, शॉपिंग सेंटर्स खुलने शुरू हो गए, और ये अब ये कंसिडर करा जाता है हमारा इन द न्यू रोड। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए न्यू रोड याद रख लेना। अब गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक में हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री में आ जाती है। क्यों आ जाती है? अभी ऊपर समझाया था। बेसिक इंडस्ट्री कौन सी? वो इंडस्ट्री जो बेसिक मशीनरी भी प्रोड्यूस करती है बाकी इंडस्ट्रीज़ के। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने क्या सरिये प्रोड्यूस करे, आयरन की रॉड्स प्रोड्यूस करी। अब वो आगे फर्दर और चीज़ों में उन्होंने आयरन प्रोड्यूस करा, वो फर्दर और मशीन प्रोड्यूस करी उससे, जो बाकी इंडस्ट्रीज़ को यूज़ होती है। तो ये बेसिक इंडस्ट्री में आ जाती है। इट इज़ बेसिक, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन टूल्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब उन्होंने जैसे कि कोई टूल बना दिया, ठीक है, अब वो टूल बाकी किसी मशीनरी में यूज़ हो रहा है, बाकी किसी फैक्ट्री में यूज़ हो रही है उसकी बनी हुई मशीनें, तो ये की इंडस्ट्री आती है। अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ना हो तो आगे की इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। मशीन बनी होती है, आप कोई भी मशीन देख लो, आप अपनी साइकिल देख लो, या घर में कोई भी मशीन हो, उसमें कहीं ना कहीं लोहा लगा होगा, लोहे के कुछ पार्ट बने होंगे। आयरन एंड स्टील की और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में हम माने तो इतनी बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, वहाँ पर सामान बन रहा होता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े उनके इनपुट्स होते हैं, वो सब आयरन एंड स्टील के बने होते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो एक बेसिक इंडस्ट्री में आ जाती है, और इसको हम हैवी इंडस्ट्री भी कह देते हैं। हैवी
क्यों बोलते हैं इसको हैवी इंडस्ट्री? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल बहुत बल्की होता है, इतने बड़े बड़े आयरन ओर होते हैं, उन्हें ट्रकों में पता नहीं कैसे ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करा जाता है, बहुत ही भारी मात्रा में कोल का यूज़ होता है, बड़े बड़े फर्नेसेस में लोहा पिघला के उससे पिग आयरन बनाते हैं, बहुत ह्यूज लेवल पे काम हो रहा होता है, बहुत बड़ा लैंडस्केप होता है। ये जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ना, छोटी मोटी जगह पे नहीं होती है, बहुत बड़ा सा लैंडस्केप होता है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन का हमारे को यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का भी प्रोसेस बता रखा है, ये थोड़ी सी फोटो मैंने लगाई है जिससे आप समझ पाए। तो आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो आयरन ओर को पिघला दिया जाता है, पिघलाने के लिए कोयला यूज़ होता है और उसमें लाइमस्टोन भी ऐड कर दिया जाता है। फिर जो मोल्टन आयरन होता है उसको ठंडा कर दिया जाता है, वो एक पिग आयरन की फॉर्म ले लेता है और उस आयरन में अगर हम मैग्नीज मिला दें तो उससे स्टील बन जाता है, उससे वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर कहाँ लोकेटेड है? जहाँ आसपास में आयरन और कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन सब मिल रहा हो, जैसे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पे सारे के सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, तो आसपास में वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। अब एक तो हमने ये पढ़ लिया हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आयरन मैन्युफैक्चर होता है। दूसरा इसमें एक और क्लासिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो क्या? मिनी स्टील प्लांट्स। अब ये मिनी स्टील प्लांट्स जो है, ये जो है गाइस रॉ मटेरियल के सोर्स के पास में नहीं लगे हुए हैं। जैसे हमारी हैवी इंडस्ट्रीज तो रॉ मटेरियल के पास लगी है, जैसे कि कोल मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, इसके पास में लगी है। बट ये जो मिनी स्टील प्लांट है ये मार्केट के पास में लगते हैं। ये क्या करते हैं? स्क्रैप्स ले आते हैं, बचा हुआ पुराना आयरन, और उसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या ज़रूरत होती है कि जो इन्होंने रिसाइकिल करा है आयरन, वो आराम से ये मार्केट में ले जाके बेच दे, ठीक है। तो ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द स्टील वॉज प्रोड्यूस एट लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट्स, बट मिनी मिल्स आर लिमिटेड टू जस्ट वन स्टेप प्रोसेस स्टील मेकिंग और गेनिंग ग्राउंड, ठीक है। तो पहले तो जितना भी स्टील बनता था वो हमारी आयरन एंड स्टील की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बन रहा था, बड़े बड़े प्लांट्स में। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मिनी स्टील प्लांट क्या कर रहे हैं, ये जो बना हुआ पहले का आयरन होता है, स्क्रैप आयरन होता है, उसमें बस एक स्टेप ऐड करके अपना स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये मार्केट के पास में लगाते हैं अपना प्रोडक्शन हाउस, जिससे कि ये मार्केट में ले जाके बेच दे। तो इनका रॉ मटेरियल क्या है? स्क्रैप मेटल है, पुराना, रिसाइकिल करने के लिए जो लोहा चाहिए, इन्हें जो भी मेटल चाहिए वो है इनका। तो ये जो है कहीं पे भी अपनी लगा लेते हैं अपनी फैक्ट्री और उसको मार्केट के पास रखते हैं। रॉ मटेरियल इनका आ जाता है कहीं से भी स्क्रैप मेटल के फॉर्म में और उससे ये फर्दर प्रोडक्शन कर लेते हैं। बट वहाँ पे जब हमने पहला प्रोडक्शन हुआ था आयरन, जो इतना सबसे पहली बारी में प्रोड्यूस हुआ था, जब पहली बारी में आयरन प्रोड्यूस होता है तो वो किस में होता है? हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, जो कि कोई किसी ना किसी फील्ड के पास में, कोल फील्ड के पास में, आयरन ओर की फील्ड के पास में लगाई जाती है, क्योंकि हैवी होता है रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना आ जाएगा, इसलिए वहीं पे पास में लगाते हैं, ठीक है। मिनी स्टील प्लांट पर समझ लिया आपने। अब गाइस ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक आप बुक में से थोड़ा सा रीड कर लीजिए, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली ये है कि इंडस्ट्री जो है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा कैपिटल की इसमें ज़रूरत होती है, और ये जो प्रोडक्शन करती है वो बहुत ही लार्ज लेवल पे होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। आयरन एंड स्टील तो हर एक बाकी इंडस्ट्री को भी चाहिए, तो बहुत ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन होता है और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब इस पैराग्राफ में बताया यूएसए में कहाँ होती थी, नॉर्थ एरिया में यूएसए के जो है हमारे आयरन एंड स्टील की हमारी फैक्ट्रीज लगी हुई है, वहाँ आयरन एंड स्टील बनता है। अब धीरे धीरे ये जो नॉर्थ से ना साउथ वर्ड्स भी शिफ्ट होता जा रहा है, अल्बामा रीजन में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं। जो पिट्सबर्ग एरिया है हमारा, कहाँ का? पिट्सबर्ग एरिया जो यूएसए का है, उसको अब रस्ट बोल कह दिया जा रहा है। ये जो है ग्राउंड लूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो आयरन हो रहा है ये खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए इसको जो है कह रहे हैं धीरे धीरे ये रस्ट बोल बन रहा है, ठीक है। जंग लग रहा है, यानी कि नीचे अगर खुदाई करते तो आयरन ओर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूरोप में, यूके में, जर्मनी में ये भी लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील के। आगे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स बता रखे हैं अलग अलग देशों के, इनको आप रीड कर लीजिएगा। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हो गया हमारा कॉटन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर्स आ जाता है। हैंडलूम गाइस कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि हाथ से लूम से कपड़ा बनाया जा रहा है। हैंडलूम्स होती है, जो लूम्स होती है उनको जो है ह्यूमंस चलाते हैं, लेबर चलाते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं, खाद से कपड़ा बनाते हैं। जैसे चरखा आप मान लीजिए, गांधी जी कहते थे चरखा खादी को पहने, क्यों पहने? क्योंकि चरखे से खादी कपड़ा बनाया जाता था, वो उससे क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सेमी स्किल्ड लेबर भी जो होते हैं वो चरखा चला के जो है अपना कपड़ा बना देते थे। वैसे ही हैंडलूम का यूज़ होता है, हैंडलूम के द्वारा भी कपड़ा बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है गर्ल्स, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो हैंडलूम सेक्टर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड लेबर, इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और बहुत छोटी सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ में हैंडलूम के द्वारा जो है पुराने ज़माने में भी और अभी भी कई जगहों पे हैंडलूम का भी यूज़ होता है। क्या बनाया जाता था? कपड़ा बनाया जाता। हैंड से लूम चलती थी, जितनी भी लूम्स होती थी हैंड से चलती थी। हैंडलूम की पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, यहाँ इस सेक्टर के अंदर क्या होता था, पावर लूम इंट्रोड्यूस हो जाती है,
ठीक है। अब इस सेक्टर में क्या क्या होता है, अब अगर कॉटन टेक्सटाइल का सेक्टर हम माने तो इसमें सबसे पहले होता है स्पिनिंग। ठीक है, स्पिन करके जो है धागा बनाया जाता है, उस धागे से वीव करके जो है हम कह सकते हैं फैब्रिक बनाया जाता है। फिर उसको गारमेंट फैब्रिक में, फैब्रिक जब बन जाता है ना, जब कपड़ा बन जाता है तो उस कपड़े को कहाँ भेज दिया जाता है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में वो कपड़ा भेज दिया जाएगा। अब कोई उस कपड़े से शर्ट बनाएगा, कोई सूट बनाएगा, कोई स्कर्ट बनाएगा, कुछ भी बना लेंगे। और फिर उनको जो है डाई कर दिया जाता है। जब कोई वाइट कलर की शर्ट थोड़ी होती है, पिंक भी होती है, रेड भी होती है, पर्पल भी होती है, और उसको प्रिंट भी करा जाता है। जैसे कि मेरी शर्ट पे एक प्रिंट बना हुआ है, आपकी शर्ट पे हो सकता है कुछ फ़ोटो बनी हुई हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और जो है फिर आगे पैकेजिंग होती है उनकी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। दिस सेक्टर इन्वॉल्व स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, अब धीरे धीरे पहले तो हैंडलूम्स थी, हैंड से चलने वाली लूम्स थी, धीरे धीरे पावर लूम इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसमें जो मशीनरी ज़्यादा आ जाती है, मशीन्स हो जाती है और लेस लेबर होता है, और इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। अब बस इंसान काम कर रहे हैं तो स्पीड धीरे है, कम प्रोडक्शन होगा। वहीं पे मशीनें आ गई हैं, मशीनों को तेज़ काम करना है तो ऑब्वियसली आपका काम में टाइम भी कम लगेगा और जो है लेबर कम लगेगी और प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। पावर लूम की फ़ोटो मैंने लगा दी है। अब धीरे धीरे पावर लूम का कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया और क्या बन गया, हमारा कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर्स बन गए, बड़ी बड़ी मिलें बन गई। वहाँ पे बहुत सारी लूम्स लगी हुई थी पावर ड्रिवन, और उस पर जो है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा दी और वहाँ पे जो है फाइन क्वालिटी के कॉटन क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई। ये एक टाइप की मिल है। ये देख रहे हो कितनी लूमें लग रही हैं, यहाँ पे सब चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से सब पे कपड़ा बन रहा है। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी रॉ कॉटन। ठीक है, तो जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, गुड क्वालिटी का रॉ कॉटन मिल चाहिए होता है। और वो गुड क्वालिटी का रॉ कॉटन हमारे इंडिया में भी मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। चाइना में मिलता है, यूएसए में मिल जाता है, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इजिप्ट, ये पूरी वर्ल्ड का मोर देन हाफ ऑफ द रॉ कॉटन जो है उगाते हैं। ठीक है, तो अपना नाम याद रख लेना और एक दो कंट्रीज़ का नाम याद रख लेना, कौन सा है जो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का कॉटन ग्रो करते हैं, रॉ कॉटन। अब जो है गाइस, जो यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जापान हो गई, ये क्या करते हैं, ये कॉटन टेक्सटाइल जो है वो फाइनल प्रोडक्ट ये लोग जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ ये कंट्रीज़ का नाम पढ़िए, यूके हो गई, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जापान हो गई, ये क्या कर रही हैं, हमारी कॉटन टेक्सटाइल मेड फ्रॉम द इम्पोर्टेड यार्न्स। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया हो गया ना, हमारा क्या होता है, हम ना बहुत अच्छी कॉटन ग्रो करते हैं और उस कॉटन से यान यानी कि धागा बना देते हैं, स्पिन करके क्या बना देते हैं, धागा बना देते हैं। अब इस धागे से मैंने आपको सेकंड प्रोसेस में बताया था, स्पिनिंग के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, वीविंग आता है, जिससे फैब्रिक बनता है। अब हमारी कंट्रीज़ में क्या है, स्पिनिंग टेक्निक्स तो अच्छी है बट वीविंग टेक्निक्स अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमारा जो ये धागा होता है ना, ये देख रहे हो आप, ये जो धागा है, इसको हाई क्वालिटी का जो तो हमारा धागा होता है ना, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर के देशों को ना बेच देते हैं। और वो बाहर के देश कौन से हो गए, जैसे कि ये यूके हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया। अब ये हमारे हाई क्वालिटी धागे से क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं और उससे टी शर्ट वगैरह बना के बेच देते हैं। तो प्रॉफिट ज़्यादा इनको होता है क्योंकि इन्होंने हमारे से बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, वीविंग अपने यहाँ पे करते हैं और डबल रेट पे जो है फाइनल प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगर हमारी वीविंग टेक्निक्स अच्छी हो जाए, अगर हमारे यहाँ भी बहुत बढ़िया तरीके से फैब्रिक्स बनने शुरू हो जाए, तो हमारा क्या होगा, हमारे खुद की कंट्री में ही इन सब कंट्रीज़ को सबको फ़ायदा होगा। क्या कि वीविंग भी अपने यहाँ ही हो रही है और फाइनल गुड भी फिर अपने यहाँ ही क्रिएट हो रहा है। जो बढ़िया क्वालिटी का जितना भी आपका यान है वो अपनी कंट्री में ही रहेगा। देख रहे हो आप, ये देखो हमने लिखा हुआ है, जापान ऑल्सो प्रोड्यूसेस कॉटन टेक्सटाइल मेड फ्रॉम इम्पोर्टेड यान। इम्पोर्ट करा लेते हैं यान और अपने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई, उससे कपड़ा बना के बेच रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं गाइस हम नेक्स्ट। प्रॉब्लम फेस बाय इंडस्ट्रीज़, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भैया बहुत कंपटीशन मिल रहा है सिंथेटिक फाइबर, सब नए नए फाइबर आ रहे हैं ना, नायलॉन, पॉलिस्टर वाले, उनसे। ठीक है, इसलिए कई लोग जो है वो वाले कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल कपड़े जो होते हैं उनको देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़े समय में फेड हो जाते हैं। वहीं पे नायलॉन और पॉलिस्टर जो हमेशा वैसे ही रहते हैं, रिंकल भी नहीं होते हैं, तो कई लोग जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रही है, हर एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो अलग अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिंस द वर्ल्ड वॉर 2, बट जो है अगर हम अभी की बात करें 70s के बाद से, तो वो डिक्लाइन हो रही है। इट इज़ शिफ्टेड टू द लेस डेवलप्ड कंट्री वेयर लेबर कॉस्ट आर लो। आज के समय पे अगर हम बात करें कहाँ पे है ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ लेबर कॉस्ट लो है, यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ मान लो या हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज़ मान लो, जहाँ लेबर कॉस्ट कम है। जैसे इंडिया मान लो कि हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर कॉस्ट कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है हाई
टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या हाई टेक इंडस्ट्री आप इनको कह सकते हो। इसमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ करके गुड्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है बाय द यूज़ ऑफ साइंस विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर्स। और प्रोफेशनल वाइट कॉलर वर्कर जो है यहाँ की टोटल वर्कफोर्स में आते हैं। तो बेसिक क्या हुआ इन इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पे वाइट कॉलर वर्कर, प्रोफेशनल वर्कर जो टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यू अपना जो है वो एक तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लू कॉलर। जो ब्लू कॉलर कौन हो गए, मैनुअल वर्कर, जो मैनुअली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो रोबोटिक्स हो गया, जो असेंबली लाइन्स बनाते हैं, यानी कि ऐसी मशीनरीज बनाते हैं जो खुद से चल जाती है, रोबोटिक अपने आप चलने वाली मशीन्स हो गई जो कंप्यूटर की मदद से चल रही होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाली स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस की चीज़ें बनाते हैं। ऐसी मैन्युफैक्चर, आजकल आपने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखते हैं, उनमें मशीनें खुद से काम कर रही होती हैं, मशीन खुद से चल रही है, मशीन में अपने आप सिस्टम फिट है, कितना टेम्परेचर सेट करना है, क्या कब करना है, अपने आप कंप्यूटर एडेड होती है, रोबोटिक्स से चल रही होती है। जो ह्यूमन होते हैं उन्हें बस देखना है कि सब सही हो रहा है ना, बाकी काम मशीन खुद से कर रही होती है। तो वो हाईटेक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बनती है और फिर आगे उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो पहला ये पढ़ लिया हमने। और एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, देन फर्दर ऑन प्रोड्यूस करा जाता है। जैसे अलग अलग आप कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें अलग अलग दवाइयाँ कौन सी डिजीज़ को सही कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ लैब में ना पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ करके जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गई हमारे एक और एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डिफरेंट होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसी बड़ा सा प्लांट लगा है, ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा होगा, चिमनी होगी, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारा स्टोरेज हाउस होगा, ये होगा वो होगा। यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ही नीटली स्पेस्ड होता है। एक लैब होती है, वहाँ ऑफिस बने होते हैं, लोग जा रहे हैं अपना बिल्कुल ही सूटेड बूटेड होके वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, नीटली स्पेस्ड होते हैं, ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होते हैं, एक छोटी सी जगह में ही जो है ये हो जाते हैं। मासिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ऑफिसेज होती हैं, लैब्स होती हैं, फैक्ट्री वगैरह नहीं होती है, स्टोरेज हाउस यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। अपने ही जो वो लैब का एरिया होता है, जो पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे सारा काम हो जाता है। अब आज के ज़माने में हाईटेक, ये जो काफ़ी सारी जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं, ये एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं और इससे बन जाता है हमारा टेक्नोपोलिस, जिसका एक एग्जाम्पल है सिलिकॉन वैली। आपने देखा वहाँ कितनी सारी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे इंडिया का अगर हम IT हब्स की बात करें, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी हो गई है। तो वैसे ही अगर हम कॉमन एग्जांपल पूरे वर्ल्ड का ले तो इसमें आ जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ द सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्री जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फर्दर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे आज के ज़माने के सॉफ्टवेयर्स हो गए, एक्सेट्रा चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, वो आ जाता है। और एक टेक्नोपोलिस का एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन वैली, जो आप अपने एग्जाम के लिए याद रख लेंगे। तो अभी हमारा फुल चैप्टर गाइस कंप्लीट हो चुका है, सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। चैप्टर 2 पार्ट्स में था, तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी डिटेल में मैंने सभी ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, आप जाके वो भी पढ़ सकते हैं। क्लास 12 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट गिवन है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID पे नोट्स गिवन है, वो भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेरीज है तो बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।